को कवर करने वाले हैं। अगर आप पीसीएस कोई भी पीसीएस की एग्जामिनेशन की अगर तैयारी में जुड़े हुए हैं और आपने सही से साइंस को कवर नहीं कर पाया है तो यकीन मानिए कि इस घटना चक्र से बहुत हद तक आपका साइंस कवर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुछ दिया गया है, पीडीएफ दिया गया है, इसको आप देख लेंगे। हम सीधा ऑब्जेक्टिव पर आते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है। ऑप्शन दिया हुआ है बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। बल, वेग और कार्य जो है मूल भौतिक राशि नहीं है, बल्कि ये व्युत्पन्न राशि है और इसका सही जवाब विद्युत धारा है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, जो लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का जो परिमाण होता है 7 मूल भौतिक राशियाँ होता है, ठीक। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उसे संबंधित नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सेकेंड है कि शक्ति का मात्रक क्या है। क्या शक्ति का मात्रक क्या है। यूपी पीसीएस में पूछा गया है, 2010 का सवाल है। इसका सही जवाब है वाट है, ठीक। शक्ति का सही मात्रक क्या है, वाट है। अच्छा, हर्टेज, वोल्ट, न्यूटन और वाट ये ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया, हम हर एक चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, एक्सप्लेनेशन देखते चलेंगे, इसीलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह धारा है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। ये कभी कभी फॉर्मूला भी दे देता है कि शक्ति बराबर क्या। तो W/T, W यानी वर्क और T यानी टाइम, W/T से हम रिप्रेजेंट करते हैं। शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है वाट होता है, जो जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। क्या शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है, शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है वाट होता है, जो जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। अगर वाट नहीं दिया है, अगर जूल प्रति सेकेंड दिया है ऑप्शन में, तो ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई नहीं होगा, जबकि आपको जूल प्रति सेकेंड पर सही का टिक लगाना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर थर्ड है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति, ठीक है, उसमें शक्ति आया था, इसमें विद्युत शक्ति आया है और ये बीपीएससी में 2018 और 2019 दोनों में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका भी जो सही जवाब होगा वाट ही होगा, ठीक है। इसका भी जो सही जवाब होगा क्या होगा, वाट ही होगा। चार नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें, बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक ऑप्शन है ए फैराडे है, फर्मी है, न्यूटन है, रदरफोर्ड है। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, न्यूटन सही है, ठीक है। अगर हम बात इसके एक्सप्लेनेशन की करते हैं तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पूछ लिए जाते हैं अक्सर। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या, द्रव्यमान इंटू त्वरण, F = ma, ठीक है। ये आपके न्यूटन के सेकेंड लॉ से फार्मूला प्राप्त हो जाता है कि बल बराबर जो होता है द्रव्यमान, m4 यानी यहाँ पर मास है, और त्वरण के लिए a एक्सेलरेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो बल बराबर जो द्रव्यमान इंटू त्वरण हुआ, बल का जो फार्मूला हुआ न्यूटन की किस गति के नियम से प्राप्त होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, न्यूटन के सेकेंड गति के नियम से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर है कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक क्या है, तो ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है वाट और ऑप्शन डी है डाइन। इसका सही जवाब है जूल। कार्य का मतलब मात्रक क्या है, तो जूल होता है, ठीक। अच्छा, हम इसको ऐसे याद करते हैं, जैसे कार्य है तो हम इसको काजू के रूप में याद करते हैं। क्या, काजू के रूप में याद करते हैं। का यानी कार्य और जू यानी जूल। अब देख लीजिएगा, अगर आपको ऐसे ही याद हो जाता है कार्य का मतलब जूल होता है, तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, या फिर काजू से आप रिलेटेड कर सकते हैं। मतलब जो इस भौतिक विज्ञान में का से आएगा वो शब्द जो आएगा वो कार्य ही आएगा, और इसका जो मात्रक आएगा वो जूल, काजू। ओके,
चलिए इसकी हम एक्सप्लेनेशन की अगर बात करते हैं तो जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है, विस्थापन का मतलब होता है न्यूनतम दूरी, क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे कम दूरी। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से अगर आपने चलना शुरू किया, यहाँ से अगर आपने चलना शुरू किया ए बिंदु से, अगर आपको सी बिंदु पर जाना है, तो अगर आप ऐसे ऐसे जाते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा दूरी हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप इस डायरेक्ट आ जाते हैं, इस बिंदु पर डायरेक्ट आ जाते हैं, तो ये जो न्यूनतम दूरी होगा, ये जो न्यूनतम दूरी होगा, ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, यानी विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। क्या कार्य एक, अच्छा पूछ दिया जाता है कि कार्य कैसी राशि है, तो कार्य जो है एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। क्या इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसे जूल भी कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? न्यूटन मीटर बोले या फिर जूल बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर ऑप्शन में जूल है तो जूल होगा, अगर न्यूटन मीटर है तो न्यूटन मीटर होगा, अगर दोनों है तो दोनों होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आवृत्ति को मापा जाता है। ऑप्शन ए है हर्ट्ज में, ऑप्शन बी है मीटर प्रति सेकंड में, ऑप्शन सी है रेडियन में, ऑप्शन डी है वाट में। तो सही जवाब ए है, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 22,000 हर्ट्ज आवृत्ति को सुन सकने में सक्षम होता है। ठीक है, ये अगर हम बात तरंग की करते हैं तो 3 प्रकार के होता है तरंग। कौन कौन? एक तो श्रव्य तरंग होता है, एक अपश्रव्य तरंग होता है, और एक पराश्रव्य तरंग होता है। ठीक है, जो 0 से 20 तक होता है वो अपश्रव्य तरंग होता है, और जो 20 से 20,000 होता है, जो 20 से 20,000 होता है वो श्रव्य तरंग होता है, और जो 20,000 से ज़्यादा होता है उसको पराश्रव्य तरंग कहते हैं। वो कुछ ही जानवर जैसे कुत्ता हो गया, चमगादड़ हो गया, डॉल्फिन हो गया, वे सुन पाने में सक्षम होते हैं। यहाँ तक कि सोनार में भी हम पराश्रव्य ध्वनि का यूज करते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, उसी क्वेश्चन को जस्ट उल्टा कर दिया है। यहाँ आपसे क्या पूछा है? यहाँ आपसे पूछा कि आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? तो हर्ट्ज में। ये बीपीएससी का 2018 का प्रश्न है, और वहीं 2019 में देखिए उसी चीज़ों को घुमा दिया। कैसे? तो पूछा है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति मापा जाता है। ठीक है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति मापा जाता है। इसका सही जवाब ये है। ठीक, एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो अब देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ऑप्शन है फराड, बी है वोल्ट, सी है एम्पियर, और डी है ओम। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की बात करता है। ठीक है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की बात करता है। तो इस ऑप्शन में इसको भी अभी डाउट है। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका क्या कहता है। कह रहा है कि किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता लगता है। मतलब अगर उसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वो कितना विरोध करता है, उसको हम वैद्युत प्रतिरोधकता बोलते हैं। ठीक है, तो कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। जिसमें प्रतिरोधकता कम होती है, यानी रुकने की क्षमता कम होती है, मतलब अगर ये 80 के स्पीड में जा रहा है और इधर से प्रतिरोध जो करने वाला है, इधर से जो प्रतिरोध करने वाला है वो 20 को ही प्रतिरोध कर पा रहा है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 60 ही रहेगी, क्योंकि ये 80 से इधर से आ रहा है। ठीक, और 20 इसका प्रतिरोध है, तो 60 की स्पीड से कंटिन्यू होगी। तो वही बात कह रहा है कि कम प्रतिरोध वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। जिनमें प्रतिरोध कम होगा, मान लो जिसमें 5 है तब तो ये 75 के स्पीड से चलेगा, जिसमें 0 है तब तो पूरा 80 के स्पीड से चलेगा। तो ठीक वही है, बात को घुमाया गया है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। जबकि केवल प्रतिरोधकता की बात करें तो उसका ओम होता है। लेकिन ऑप्शन में हमें कहीं ओम मीटर दिखाई नहीं दिया।
ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इस बुक को भी डाउट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैद्युत प्रतिरोधकता यानी P इक्वल टू होता है R अपॉन A/L लिखा है, जहाँ R क्या है तो पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध ओम में, ठीक है। L क्या है तो पदार्थ के टुकड़ों की धारा दिशा में लंबाई मीटर में दिया हुआ है। A क्या है तो A है धारा की दिशा में लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल और वर्ग मीटर में दिया हुआ है। चलिए जो नीचे दिया है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि ओम मीटर मात्रक है, बताइए उसी चीज़ को पलट दिया है। अभी हम पढ़े हैं क्या चीज़, प्रतिरोधकता की मात्रक पढ़े हैं, ओम मीटर होता है, ठीक है। प्रतिरोधकता की मात्रक पढ़े हैं, ओम मीटर होता है। और यहाँ पर वही पूछा है कि ओम मीटर किसका मात्रक होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओम मीटर किसका मात्रक होता है तो प्रतिरोधकता की मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये 66वें में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश वर्ष क्या, प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है, दूरी की कि समय की कि आयु की कि प्रकाश की तीव्रता की। अच्छा देखने पर लगता है कि प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता से संबंधित होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दूरी से संबंधित है, ठीक है। ये दूरी से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी दे देता है प्रकाश वर्ष क्या है, ठीक है। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा एक प्रकाश वर्ष में कितना डिस्टेंस होता है, तो अगर हम बात करें एक प्रकाश वर्ष की, तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। अच्छा इस मीटर को चाहे तो वो किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही किलोमीटर में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पर 10 का पावर 12 हो जाएगा किलोमीटर में। तो अगर ऑप्शन में ये दिया रहे तो ना घबराएं कि 10 के पावर जब भी होगा तो 15 ही होगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष अभी पढ़ गया है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का, ठीक। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर फिर से पूछा गया है, यूपी लोअर सब में पूछा गया 2013 में। प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो वह वर्ष जिसमें प्रकाश अधिकतम रहा हो ना, गलत है। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, गलत है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, हमने बताया था कि कभी कभी पूछ देता है, देखिए यहाँ पूछ भी दिया, ठीक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है वो प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए वहीं पूछा गया, उसी क्वेश्चन को घुमा रहा है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है, किसकी इकाई है, आप ही बताइए किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, ठीक है। चलिए अब हम 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 14 नंबर अगर हम प्रश्न की बात करते हैं तो प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है भैया। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। चलिए प्रकाश वर्ष है तो आप देखिए क्या है, इसको आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। ऑप्शन ए है वह वर्ष जिसमें फरवरी में 29 दिन होता है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यहीं पे मिल गया हमारा बी, यानी ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए जहाँ ये PCS ये पूछता है कि प्रकाश वर्ष क्या है या किसकी मात्रक है, वहीं पर IS 2021 में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया कि खगोलीय दूरियाँ, ये जनरली तारे एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक या एक तारे से दूसरे तारे तक की दूरिया को हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो प्रश्न ये है आपसे कि खगोलीय दूरियाँ प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या खगोलीय दूरियाँ प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब प्रकाश वर्ष में ही क्यों मापा जाता है, इसका प्रश्न ये है। चलिए ऑप्शन ए है तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन बी है तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता, ये भी ठीक है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, इसके अनुसार ये भी ठीक है।
प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। क्या होगा? ऑप्शन डी। चूँकि प्रकाश की जो गति होती है सदैव एक समान होती है। क्या? सदैव क्या होती है? एक समान होती है, जिसके कारण प्रकाश की जो गति होती है सदैव एक समान होती है। इसीलिए जो खगोलीय दूरियाँ होती है, खगोलीय दूरियाँ होती है उसको प्रकाश वर्ष में ही मापा जाता है। क्योंकि इसकी गति नहीं चेंज होता है तो उसका डिस्टेंस भी चेंज नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, हम चाहेंगे कि एक्सप्लेनेशन भी देखें। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं केवल ऑब्जेक्टिव ही चलें तो बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे। अभी तो हम चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। खगोलीय दूरियाँ विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियाँ, क्या? ग्रहों के बीच की दूरियाँ, ग्रहों के बीच की दूरियाँ, तारों के बीच की दूरियाँ इतनी विशाल होती है कि उन्हें मील एवं किलोमीटर में व्यक्त करना अति दुष्कर कार्य होता है। अतः उन्हें एयू यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो होते हैं प्रकाश वर्ष या फिर पार्सेक इत्यादि में मापा जाता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है और यह उच्च परिशुद्धता के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरिया को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है, कांस्टेंट होने के कारण, क्या चीज़ होने के कारण? कांस्टेंट होने के कारण जो पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की जो गति है स्थिर रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आपको बात समझ में आ गया होगा। बस ध्यान से सुनिए, आपको रटने की अभी ज़रूरत नहीं है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। जो कुछ इम्पोर्टेंट लगे, बहुत बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनिएगा तो उससे भी याद हो जाएगा। अन्यथा आप चाहें तो थोड़ा बहुत सेकेंड टाइम में आप कुछ लिख भी सकते हैं, ठीक है। अभी आराम से सुनते रहिए। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, एक पार्सेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी इसमें सही होगा, 3.25। अच्छा, जो भी हम मापते हैं दूरी के सबसे जो बड़ा मात्रक होता है पार्सेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पार्सेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है। अब तक तो हम समझ रहे थे कि जो खगोलीय दूरियां है, ठीक है, अगर एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक की अगर हमें दूरी ज्ञात करना है तो हम प्रकाश वर्ष का यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी बड़ा कोई है, उसका नाम है पारसेक। क्या? पारसेक। तो एक पारसेक में क्या होता है? 3.25 प्रकाश वर्ष, ठीक है। 1 पारसेक में क्या होगा? 1 पारसेक में क्या होगा? 3.25 प्रकाश वर्ष, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 17 नंबर को हमने लगभग फिनिश कर लिया है। चलिए यहाँ पर समझाया भी है तो उतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, खैर। चलिए आते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर है, पार्सेक किसका मात्रक है? तो अभी भी समझे हैं कि ये दूरी को ही मापता है, लेकिन दूरी को मापने का जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो क्या होती है? पार्सेक होती है। इससे बड़ा कोई नहीं, ठीक है, इससे बड़ा कोई नहीं होता है। तो पार्सेक किस चीज़ की इकाई है? तो पार्सेक दूरी की इकाई है, ठीक है, दूरी की इकाई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, माप की कौन सी इकाई में 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? 2010 में पूछा गया है। माप की कौन सी इकाई में 0.39 से गुना करने पर इंच में प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा, क्या सही जवाब होगा? सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसका सही जवाब होगा सेंटीमीटर। इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी एग्ज़ाम पूछ लिए जाते हैं। देखिए ये IAS का एग्ज़ाम कैसा पूछा है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? 6 फीट। तो ऑप्शन सी सही है इसका। इसको ऐसे ही याद ही कर लीजिएगा क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत ही टफ है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अब आप समझ पाते हैं तो सही है। 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर है। अगर 6 फीट का कोई व्यक्ति है। अच्छा, जनरली कभी कभी ऐसा भी मैक्सिमम केसेज में देखा जाता है कि जो IAS में पूछा गया रहता है उसको PCS में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है। तो इन सारे प्रश्न को बड़ा ही ध्यान से रखिएगा, संजो को रखिएगा, पता ना कब कौन सा काम में आ जाए आपका। तो 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर में हम कितने फीट व्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं? तो 6 फीट होगा। इसको उल्टा कर भी पूछ सकता है। उल्टा के कैसे? मतलब अगर दे देगा 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर है तो व्यक्ति की लंबाई क्या हो सकता है, कितना फीट? अलग अलग ऑप्शन दे सकता है, जिसमें एक 6 फीट भी दे देगा। तो आपका वहाँ पर उल्टा सीधा एक समान ध्यान रखिएगा इसको। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। 1 नैनोमीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर अगर आपने दूरी की वो जो होता है
अलग अलग पैरामीटर होता है, मात्रक जो होता है अगर पढ़ा होगा तो 10 के पावर 9 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। 10 के पावर 9 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, 10 के पावर 9 मीटर में होता है। यहाँ पर सारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में जब भी हम कन्वर्ट करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए हमसे भी गलती हो गया, सॉरी दोस्तों, हमसे भी गलती हो गया। सेंटीमीटर में दिया है, तो जहाँ इसका 10 के पावर -9 मीटर में होता है, अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो पावर है यहाँ पर, जो -9 पावर है, 9 पावर है, वो घट के सेंटीमीटर, चूँकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 पावर घटेगा, यानी 10 के पावर जो माइनस पहले 9 था अब हो जाएगा 10 के पावर -7। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मीटर और सेंटीमीटर बड़ा ही ध्यान से देखिएगा। वहीं यहाँ पर समझाया गया है कि नैनोमीटर में तो 10 के पावर -9 मीटर होता है, जबकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और इसीलिए उसको सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट किया गया है तो 10 के पावर -7 ही सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहीं से 22 नंबर से ही देखना है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, नैनोमीटर वहीं पूछा है क्वेश्चन, इसमें मीटर में दिया है, मीटर और सेंटीमीटर को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए वहीं इसके बारे में कुछ दिया है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। नैनोमीटर लंबाई का सूक्ष्म मात्रक है। अरे ये क्या कर दिया है, नैनोमीटर क्या है, जो नैनोमीटर है, नैनोमीटर लंबाई का सूक्ष्म मात्रक है। इसे एनएम संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 1 नैनोमीटर मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है, अरबवां में कर देगा ठीक है, और उसके ढंग से भी पूछ सकता है, तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका मान 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर भी होता है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1/1 अरबवां मीटर में हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो घुमा कर पूछे तो आप मत घूमिएगा। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की तरफ। एम्पियर मापने की इकाई है। क्या है एम्पियर, किस चीज़ में मापा जाता है, किसको मापते हैं एम्पियर में, तो विद्युत धारा को। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, विद्युत धारा। ओके, चलिए आइए देखते हैं इसको। एम्पियर, ठीक है, एम्पियर है, कलर पियर नहीं है, बल्कि एम्पियर इसका नाम है। एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। विद्युत धारा को जैसे लंबाई को दूरी में मापते हैं, हाँ, लंबाई को सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, हमने देखा प्रकाश वर्ष में भी मापते हैं, पारसेक में भी मापते हैं। उसी तरह विद्युत धारा को आप कैसे मापेंगे, किलोमीटर में मापेंगे नहीं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ यह है कि उस तार के प्रति सेकेंड 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। चलिए ये थोड़ा साइंटिफिक बातें हैं, फैक्ट्स हैं। मेन जो ज़रूरी वाली चीज़ें हैं, एम्पियर जो होता है विद्युत धारा मापने की एक क्या है, इकाई है। ओके, 24 नंबर अगर बातें करती हैं, करती कहाँ से हैं, हम बात करते हैं। ठीक है, 24 नंबर है मेगावाट बिजली को नापने की इकाई है जो, अच्छा मेगावाट जैसे हम लोग अपने घर में यूज करते हैं तो वो किलोवाट में होता है। ठीक है, किलोवाट प्रति घंटा में होता है। ठीक है, और मेगावाट जो होगा वो कहाँ होगा, मेगावाट तो जो बिजली जब भी उत्पादन किया जाता है ना, जैसे मान लीजिए हम पवन चक्की लगाए या फिर जल विद्युत का संयंत्र बैठा, तो वो हम बता देते हैं कि कितना मेगावाट का ये उत्पादन करेगा, 50 या 500 मेगावाट का उत्पादन किया जाएगा। ऐसे ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर दिया जाता है। तो ये उपयोग से रिलेटेड नहीं है, उत्पादन से रिलेटेड है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, सही है, उत्पादित की जाती है मेगावाट में। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। जैसे वो था, कौन था, किलोवाट था, वैसे ही मेगावाट होता है बिजली को नापने की इकाइयाँ। बिजली किस जो मापते थे वो क्या था, यहाँ पर हम देखें एम्पियर था, विद्युत धारा मापने की इकाई, ये विद्युत धारा मापने की इकाई है। और यहाँ पर क्या है,
बिजली को नापने की इकाई है, ठीक है। मेगावाट बिजली को नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। जो भी विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है उसको जिस रूप में मापते हैं उसको मेगावाट कहते हैं। अच्छा, 1 मेगावाट में कितना होता है? 1 मेगावाट में 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 मिलियन मेगावाट, मिलियन वाट होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वाह वाह, क्या बात है। एक तीरे बहुत निशाना लगा रहा है, ये देखिए ध्यान से। बल को किस में माप लेंगे? बल अभी नहीं मिला है ना आपको? ठीक, नहीं मिला है तो मिलवाते हैं हम आप। बल को न्यूटन में माप लेते हैं, ठीक। कार्य को काजू बताए थे तो इसको हम किस में मापेंगे? जूल में मापेंगे, ठीक है। अच्छा, त्वरण को मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, इदू को मिल गया। मान लीजिए हमको 2 ही याद है और हमको सही लगाना है तो पहले कूट को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद हम कूटेंगे, कूटेंगे। जैसे हमने बी का क्या लगाया? बी का 1 लगाया तो हमने देखेंगे पहले बी कार्य का 1, अरे सी में न कृत कार्य है, सी का 1 देखेंगे तो देखिए कन्फ्यूजन है। एगो ऑप्शन बी में सी का 1 है और ऑप्शन डी में सी का 1 है, ठीक है। और देखिए अब जो दूसरा हमको याद था, मान लीजिए बल का न्यूटन याद था, क्या बल का न्यूटन याद था? तो बल का न्यूटन याद था यानी बल कितना में है? बी में है। आई ऑप्शन 3 मारे हैं तो बी का अब हम 3 मिलाएंगे। क्या चीज़ मिलाएंगे? बी का 3। तो इसमें बी का तो 4 है तो ये तो पक्का ना होगा, ये नहीं होगा। फाइनली आंसर कौन हुआ? मतलब अगर आपको 2 भी याद है ना सही से तो आप चाहें तो कभी कभी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ होती है कि आप उससे भी उत्तर दे पाएँ, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया भी है। चलिए, सब कुछ लिखा हुआ है, देकर ही बता रहे हैं, कोई ऊपर से हम नहीं आए हुए हैं। जो लिखा हुआ है सो हम बता दे रहे हैं, बस हम आपके काम को थोड़ा सा आसान बना रहे हैं कि बुक होता है लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। 1 पेज पढ़ते हैं, 2 पेज पढ़ते हैं तो नींद भी आ जाता है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर पढ़ा जा रहा है। और अभी एनसीईआरटी कवर करने का टाइम नहीं है, इसीलिए इसी को कवर किया जाए, मैक्सिमम काम इनसे हो जाएगा। चलिए बातें करते हैं त्वरण की। तो त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसको याद ही रखिएगा। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति सेकंड होता है, ध्यान रखिएगा इसको। जो आवेग होता है, इम्पल्स होता है, ये हम क्या कर रहे हैं बार बार, सेटिंग में प्रॉब्लम है, ओके देख लिया जाएगा। आवेग का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति सेकंड होता है। जब कार्य का मात्रक हम बताए थे काजू, तो मतलब कार्य का मात्रक जूल होता है। आप लोग पीटिएगा, हमको लगता है बार बार गलती कर दे रहा है मेरा कंप्यूटर। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए प्रश्न सही से पढ़िएगा, नहीं तो जल्दी में जब टिक लगा दीजिएगा तब पता चलेगा जा घबरा गया। ध्यान रखिएगा। काजू ये मिल गया लेकिन नहीं पूछा है तो सही है, ठीक है। बल का न्यूटन अभी बताए हैं। उसके बाद द्रव्यमान को किग्रा में मापते हैं, मतलब मान लीजिए आलू खरीदने जाते हैं तो केजी में देता है, ठीक है। दाल खरीदने जाते हैं तो वो केजी में देता है। दाब का मात्रक डाइन नहीं होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, ठीक है। दाब का क्या मात्रक होता है? दाब का मात्रक पास्कल होता है। हम ऐसे ही याद करते हैं, मान लीजिए कोनो चीज़ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर लड्डू है, ठीक है, चाहे गुब्बारा है, गुब्बारा ही मान लीजिए। आप इस पर दाब लगा रहे हैं, मतलब इसको दाब रहे हैं, आप इसको दबाए जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? पचक जाएगा, पचकल, ठीक है। मतलब लास्ट में पचकल हो गया,
पास्कल पचकल लगभग रिलेटेड है, तो आप चाहें तो रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। अदरवाइज आपका स्वागत है, आपको जैसे ज़्यादा समझ में आता है वैसे याद करें। यहाँ पर पूछा था कि कौन सुमिलित नहीं है, तो हमारा आंसर सही हो, ये सुमिलित नहीं है। और सुमिलित नहीं है फिर भी हमारा जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग यही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। बाकी सब सही हो के भी गलत है, यहाँ पर हमारा काम इसी से बनने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही बताया दाब का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, पास्कल होता है, और सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है। अच्छा, बल का मात्रक हम एक न्यूटन भी बोले थे, बताए थे, बल का मात्रक न्यूटन भी होता है। और सीजीएस की अगर बात करें तो डाइन होता है। मान लीजिए अगर आपको न्यूटन ना मिले और ऑप्शन में डाइन हो, तो ऐसा नहीं है कि डाइन नहीं होता है, आप दूसरा डाइन मत समझ लीजिएगा गाँव वाला, ठीक है। यहाँ डाइन क्या होगा, बल का मात्रक होता है। मतलब कितना बल लगा रहे हैं, 5 डाइन लगा रहे हैं, 6 डाइन लगा रहे हैं, 5 न्यूटन लगा रहे हैं, 6 न्यूटन लगा रहे हैं। बल को जिसमें मापते हैं उसको या तो न्यूटन या डाइन हो सकता है। डाइन सीजीएस है और एसआई मात्रक न्यूटन है। चलिए 27 नंबर की अगर बात करें तो निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है, मात्रक नहीं है, ठीक है। बल का तो मात्रक होता है, प्रतिबल बोले चाहे बल बोले, क्या होता है बताइए, आप ही बताइए। बल का क्या होगा, या तो न्यूटन होगा नहीं तो डाइन होगा, ठीक है। प्रतिबल है, बल भी दिया हुआ है, और विकृति और दाब, दाब का तो पास्कल होता है, दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। बल का वहीं न्यूटन या डाइन होता है, ठीक है। और विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, विकृति को पता ना किस में मापते हैं, इसीलिए आंसर हमारा सी सही होगा, ठीक है। विकृति यहाँ पर सही है। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, अगर किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। क्या 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 कह डाले तो कुछ नहीं समझ में आया। देखिए, किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन, जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, और उस वस्तु के मूल बीमा के अनुपात, मतलब पहले कितना था अब कितना परिवर्तन हो गया, पहले बाटा परिवर्तित, ठीक है, जो चेंज हुआ है, अब बाटा पुराना है, ओल्ड है मान लीजिए, तो इसमें जो चेंजिंग आएगा वो क्या कहलाएगा, विकृति कहलाएगा, ठीक है, वो विकृति कहलाएगा। अच्छा, ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, हम अपना सिर्फ रख रख के बता रहे हैं, ठीक है, जहाँ होगा वहाँ हम बता देंगे, ये हमारा अपना है देसी जुगाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, ये तो मियाज मस्त कर देता है जी, जब भी सुमिलित करने को मिले। अच्छा, जितना पहले होता है ना, जितना हमारे पास ज्ञान होगा उतना ही का पहले इस्तेमाल करेंगे, पहले इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ऑप्शन से विश्वास करेंगे, ठीक है। चलिए, वाट है, तो वाट का शक्ति पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, मिला दिए, मिले मिले से राजा, ठीक है। हम कहाँ मिला दिए जी, वाट से नहीं मिलाना चाहिए हमको, और शक्ति का वाट, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, नॉटिकल मील है, तो नॉटिकल मील अभी मिला नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा देर में वो मिल जाएगा। कैलोरी है, तो कैलोरी से हम उष्मा मापते हैं, ठीक है, ये भी नहीं मिला है, अब जरूरी थोड़ी है कि हर बार मिल भी करेगा। कैलोरी को उष्मा में मापते हैं। चलिए, ए का हमारा तैयार है क्या चीज़, 4, नहीं जी, ए का तैयार है 4, किसके ऑप्शन में, सी, ऑप्शन सी, पहले से ही मिल गया हमारा, पहले से ही हमारा इस हम प्रश्न को का सही जवाब दे सकते हैं। क्या, अगर केवल आपको शक्ति का मात्रक वाट याद है तो इसी से आपका ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये में 4 किसी का नहीं दिया है, यहाँ तो एक के बार में ही धराम से गिर गया, दूसरा का जरूरत नहीं पड़ा था। तो देख रहे हैं ना, याद करने का क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है। चलिए, अब शक्ति का एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं भैया कि वाट होता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जान ले, सीखना क्या है इसमें, जो नॉट होता है समुद्री जहाज की गति को मापने का इकाई होता है, नॉट, नॉटिकल माइल नाम सुने होंगे आप, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल का नहीं नाम सुने हैं, सुने होइएगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो जो समुद्री जहाज को जिस जहाज की जो गति होती है, ये मापने की इकाई होती है, नॉट, ओके।
जो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी होता है उसको नॉटिकल मील में मापते हैं, नौ संचालन। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये समुद्री जहाज का हो गया, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। आप इन बताए हैं नॉटिकल मील में, नॉट एक इकाई हो गया। ठीक है, और जो दूरी होगा, दूरी को जिसमें मापेंगे वो नॉटिकल माइल में मापेंगे। ठीक है, नॉटिकल माइल में मापेंगे। कैलोरी ऊष्मा की मात्रा का मापने की इकाई है। चलिए ऊपर चलना होगा, चलिएगा ऊपर। नहीं अभी काय के लिए ऊपर जाइए, ऊपर जगह अभी खाली नहीं है, होगा तो बताएंगे। चलिए 29 नंबर प्रश्न की बात कर रहे थे। 29 नंबर की अगर हम बात करें तो क्या है 29 में? 29 में फिर से सुमेल कर देना है। देखिए पहले जितना पावर है उतना लगा देते हैं, वाट मतलब शक्ति खोजेंगे। अच्छा एगो बात देखिए ध्यान से, बात शक्ति हो चाहे सामर्थ्य हो, बा औकात, शक्ति, सामर्थ्य, औकात, ताकत, ठीक है, ये सब एगो चीज़ है। शक्ति हो चाहे सामर्थ्य हो चाहे औकात हो चाहे ताकत हो, ये सारा एगो चीज़ का जानवर का नाम है। ठीक है, तो कन्फ्यूज आना नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो क्या पूछा है? सुमेल करना। अच्छा भूल जा रहे हैं। तो वाट यानी शक्ति चाहे सामर्थ्य, सामर्थ्य बोले चाहे शक्ति बोले, बात बराबर है। काजू याद किए हैं, कार्य का मात्रक जूल। ठीक है, अभी ऊष्मा का मात्रक हम कैलोरी पढ़े हैं। ठीक है, अब विद्युत धारा है कहीं धारा। अच्छा इसमें विद्युत धारा नहीं दिया, लग रहा है कि अपने घर का मस्टर्ड ऑयल जो ना आता है धारा वाला तेल, वही है। विद्युत धारा को वैसे एम्पियर में मापते हैं। वैसे मान लीजिए हमको तीनों को याद है, अभी तक तीनों मिला है। अब चलिए ए का कार्य, ए का थ्री देखेंगे ऑप्शन में, ए का थ्री देखिए, खाली अगर एक भी याद होगा ना तो ऑप्शन ये सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ए का थ्री। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए का थ्री दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर सी है, सी का दो, देखते हैं सही है कि नहीं। तो सी का दो बिल्कुल सही मिल जा रहा है। ऊष्मा का तो अभी पढ़े हैं, क्या होता है ऊष्मा का मात्रक, ऊष्मा कैलोरी को ऊष्मा में मापते हैं। यानी ई का 5 है, ई का 5 एकदम बिल्कुल सही। अच्छा इसमें सीखने वाली कौन सी बात है, नया चीज़ क्या है, मतलब अभी तो कौन नहीं मिला है। तो नया चीज़ यही है कि धारा को हम किस चीज़ में मापेंगे, एम्पियर में। ठीक है, और वोल्ट से हम क्या मापेंगे, विभवांतर मापेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी चीज़ को हमको लगता है कि समझाया है कि जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, जूल क्या है, कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। चाहे कार्य की बात करें चाहे ऊर्जा की बात करें, जूल अगर होगा तो होगा। कार्य का मात्रक पूछे तब भी जूल, और ऊर्जा का मात्रक पूछे तब भी जूल, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है। एम्पियर, वाट, वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा का कहने का मतलब है कि जो एम्पियर है यानी वही है जो हम लोग पढ़े हैं। छोड़िए इसको, आगे बढ़िए, पढ़ लिए हैं तो दोबारा का जरूरी है करने का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिए सुमेलित नहीं है, यहाँ सही वाला गलत होगा, वही गलत वाला सही होगा, ध्यान रखिएगा। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है जी। जी सुन रहे हैं क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है। लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल में आउट हो गया। चलिए एक बार रिविजन करते हैं, अगर आउट हो गया तो उसका क्या मतलब है। नॉट है जहाज के चाल की माप है, मतलब जहाज कामना चाल से चल रहा है, 80 के स्पीड में कि 60 के स्पीड में चल रहा है। नॉटिकल मील क्या है, अब चल रहा है स्पीड हो गया। नॉट मापते हैं स्पीड की, मेजर करता है, स्पीडोमीटर जैसे लगा रहा था वैसे ही जहाज में स्पीड नॉट में मापते हैं। अच्छा उस स्पीड से चल कर मान लीजिए 80 ज़्यादा हो गया जी, कौन आप बाइक थोड़े है कि वहीं के उड़ा दीजिएगा। मान लीजिए अगर 50 के स्पीड से चल रहा है, 50 के स्पीड से चल रहा है तो 2 घंटा में कितना चलेगा, 100। अब क्या कहिएगा, किलोमीटर चला नहीं। अगर जल में चला है, समुद्र में चला है तो उसको हम नॉटिकल माइल बोलते हैं, समझे। तो जो नॉट हुआ तो वहाँ हम शिप की यानी जहाज की स्पीड न बोलकर नॉट बोलते हैं। कितना नॉट में चल रहा है, 50 नॉट में चल रहा है, और 2 घंटे के बाद कितना दूरी तय कर लेगा, तो 100 किलोमीटर नहीं, 100 नॉटिकल माइल। ठीक है, किलोमीटर हम
धरती पर मापते हैं और स्थलीय भाग को, लैंड पोर्शन को, और जल में हम नॉटिकल माइल। यहाँ हम स्पीड यूज करते हैं कहाँ, रोड पर जब हम गाड़ी दौड़ाते हैं तब, और जब हम शिप दौड़ाएंगे समुद्र में तो वहाँ हम नॉट का यूज करते हैं। आशा है कि समझ में आ गया होगा। बाकी जय जय है। हम लोग बिल्कुल एक ही बॉल में आउट कर दिए हैं इसको। यहाँ पर हमारा जो सुमेलित नहीं है, जो असंगत है, वो डी हो जाएगा और इन भाई साहब को उड़ा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए। जो प्रकाश वर्ष है, समय की नहीं है, ऑलरेडी हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, तो अभी नोट के आगे भी होगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी। और इससे भी बड़ा मात्रक कौन है, पारसेक है। अच्छा, एक पारसेक में कितना होता है, तो 3.25 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। सबसे बड़ा मात्रक कौन है, सबसे बड़ा मात्रक कौन है, पारसेक है। ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, तरंगदैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एकदम है, रामबाण है, ध्यान रखिएगा इसको। तरंगदैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम में 10 मीटर होता है। तो पता नहीं ये आपका कितना काम आएगा, ये आपका कितना काम आएगा, आज सुधार करेंगे दोस्तों, घुसिएगा नहीं। एक एंगस्ट्रॉम क्या, एक एंगस्ट्रॉम में 10 मीटर होता है। जबकि तरंगदैर्ध्य को जो मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, उसको याद रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं हॉर्स पावर की। हिनहिनाता हुआ हॉर्स कितना पावर होता था, 746 का पावर होता है इसका। ठीक है, ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन सी होगा, 746। एक हॉर्स पावर इक्वल टू 746। MPPCS में पूछा गया है। जितने भी इसमें प्रश्न लगभग किसी न किसी PCS में पूछे गए हैं, इसीलिए अगर PCS के एग्ज़ाम देने आप जा रहे हैं तो बिल्कुल देख कर जाइए। क्योंकि देखिए, कॉन्सेप्ट थोड़े चेंज होता है, प्रश्न चेंज हो सकता है, उसको घुमा कर पूछेगा। तो हम लोग सब देख रहे हैं कि अब आखिर में क्वेश्चन आ कैसे रहा है और उसको हम सोल्व कैसे कर पा रहे हैं। देखिए, दिक्कत ये होता है कि हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में जाने के बाद कौआ और खेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन से हम अवगत नहीं होते हैं, देखे नहीं रहते हैं, अभ्यास नहीं किए रहते हैं, और अचानक आ जाता है, हम दूसरे पढ़ के गए रहते हैं, कॉपी से मिलता नहीं है। इसीलिए पहले प्रयास हम लोग कर रहे हैं और हमें लगता है कि आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। नहीं विश्वास है तो कोई भी सेट बनाकर देख लीजिएगा। पहले जो सीरीज चल रहा है उसका फ़ायदा बिल्कुल उठाइए। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, और उसी वाट को हम जूल प्रति सेकेंड में भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर शक्ति का मात्रक वाट न मिलकर जूल प्रति सेकेंड भी मिले तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जूल प्रति सेकेंड इक्वल टू ही वाट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है कि कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अच्छा, ध्यान से पहले प्रश्न देख लीजिएगा, कह का रहा है, नहीं तो कहेगा उत्तर, अगर आप घूम जाइएगा दक्षिण गलती हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए 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 आइए, बिल्कुल फ्री। चलिए, अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तरंगदैर्ध्य जो होता है उसको एंगस्ट्रम में मापते हैं। क्या पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 की इकाई के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ओके ओके ओके, चलिए, दाबेंगे तो कोनो भी चीज़ पचक जाएगा, पचकल चाहे घसकल, जैसे याद रख लीजिए। ठीक है, दाब का क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। ऊर्जा का कार्य, ऊर्जा का जूल, कार्य पूछे चाहे ऊर्जा पूछे, दोनों जूल, काजू चाहे ऊजू, ज़्यादा गड़बड़ हो जा रहा है, कोई बात नहीं है। उसके बाद अब बच गया एक, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सही इसका जवाब हो जाएगा। चलिए, आप ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 देखेंगे ध्यान से। 1 2 3 4 5 नहीं, 5 नहीं है जी, 1 2 3 4 ही दिया हुआ है। चलिए, तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा बताइएगा अगर कुछ लगे कि मतलब कुछ सुधार किया जा सकता है, वैसे हम अपने देखने से तो ठीक जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ और सुधार हो सकता है तो बता दीजिएगा समय निकाल के, ठीक है, कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, 1999 में IAS में पूछा, UP PCS में 2006 में पूछा, कब रिपीट कर दे आपके एग्ज़ाम में इसका कोनो गारंटी नहीं है। तो ये वाला टैग तो देखकर इसका रेट बढ़ जाता है, लेकिन हम आपको फ्री में दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ सीखने वाली बात है कि जो द्रव्य यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है। क्या है मैक संख्या? तो मैक संख्या वही है, क्या है कि किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि के चाल की अनुपात है। अनुपात है वेग के और उस माध्यम में ध्वनि के चाल के अनुपात है। अरे रुकिए भाई, अभी समाप्त थोड़े हुआ है जी, कुछ क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं। ऊपर वाला समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ गया है तो हमको भी समझा दीजिएगा, ठीक है। चलिए तब तक हम बढ़ते हैं आगे। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। अब देखिए 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 थोड़ा ध्यान से देखिए। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है। ऊर्जा को किस में मापते हैं? जूल में। कार्य को किस में मापते हैं? जूल में। तो उसी तरह बता रहा, तो बताइए भाई पास्कल, तो पचकेगा कब? जब आप दबाइएगा, यानी आंसर कहाँ होगा? दबाव। समझ रहे हैं? बिल्कुल सही समझ रहे हैं, दबाव हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, पढ़ना तो पड़ेगा, तो आराम से काहे नहीं पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए भैया 35 नंबर प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर होता है क्या? 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 1/1000 मीटर का 1 माइक्रोन 10⁻³ और उसको कन्वर्ट कीजिएगा, जैसे इसका क्या होता है 10 के पावर ए कहाँ हो गया मेरे इसको, हाँ चलिए 10 के पावर जैसे -3 होता है। 1 मिनट दोस्तों, आइसक्रीम आया, खाइएगा आप लोग आइसक्रीम? हाँ कोई बात नहीं, बरसात का मौसम चल रहा है, मत खाइए। 10 के पावर -3 है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। और 10 के पावर 3 यानी 1 पर 3 को 0 बैठेगा। फाइनली ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन आपका 1/1000 मिलीमीटर मिल जाएगा। ऑप्शन सी सही है। आइए उसी चीज़ों को समझाया है वहाँ पे। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 माइक्रोन लंबाई कितना प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जवाब है 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। UP PCS में पूछा गया है 2011 में। ध्यान रखिएगा कि एक जो माइक्रोन जो लंबाई होता है, जो 1 माइक्रोन लंबाई होता है वो कितना के बराबर होता है? 10 के पावर -4 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा हमको लगा है कि यहाँ सेंटीमीटर में ही दिया था, कहाँ, लेकिन नहीं दिया था, वो दूसरा था। ये सेंटीमीटर में अगर बात करें तो 10 के पावर -4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर वहीं पर हम यहाँ पर किस चीज़ में बात किए थे बाबू? यहाँ पर बात किए थे मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में -3। अच्छा ये 1994 में BPSC में पूछा भी था। तो मिलीमीटर में -3 होगा, सेंटीमीटर में कितना होगा? 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। समझे? आइए यहाँ पर समझाया, थोड़ा बढ़िया से समझाया कि 1 माइक्रोन मिली माइक्रो 10 के पावर -6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। 1 माइक्रोन उसी को कन्वर्ट किया है मीटर में, फाइनली सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, तो 10 के पावर -4 लाया। आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ज़्यादा कॉन्सेप्ट के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है।
ठीक है, 10 के पावर -4 सेंटीमीटर होता है और 10 के पावर -3 मिलीमीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अश्व शक्ति शक्ति का इकाई है, सही बात है। समुद्री मील नौ चालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। अच्छा, सेल्सियस जो है उष्मा की इकाई है। अच्छा, ये नंबर हम लोग छोड़ दिए हैं। डेसिबल जो होता है, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। तो अब तक तो नहीं मिला था, इसको ध्यान में रखेंगे। नया सीखने वाला अगर कुछ सीख सकते हैं यहाँ पर तो यही सीख सकते हैं कि डेसिबल क्या है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। लेकिन एक बात बताइए, जो ऊष्मा है तो ऊष्मा किस चीज़ में मापते थे? वहाँ पर कैलोरी में मापते थे कि नहीं? कैलोरी में मापते थे। लेकिन यहाँ पर तो सेल्सियस दिया है, तो ये मिल रहा है, चोर है, ये चोर है। चोरवे के बारे में पूछा है, देखिए सुमेलित नहीं है। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्सियस से कम मापते हैं, जैसे दिन का टेम्परेचर हम कहते हैं ना, आज 15 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस से पार हो गया। ताप को मापने के लिए हम सेल्सियस का यूज करते हैं। मैक्सिमम जो ताप होता है उसको मापने के लिए हम पाइरोमीटर का यूज करते हैं। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक और चीज़ पढ़े हैं कि एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ऊष्मा की इकाई नहीं है तो आते हैं, कैलोरी तो है भैया, क्या कैलोरी तो है, किलो कैलोरी, उसी को बदला है किलो कैलोरी में। अच्छा, ऊष्मा को हम कैलोरी में चाहे जूल में व्यक्त करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊष्मा को हम कैलोरी में या फिर जूल में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन वाट में बिल्कुल नहीं, क्योंकि वाट क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है। और यहाँ पर ऊष्मा और शक्ति दो को अलग अलग चीज़ है, ठीक है। ऊष्मा और शक्ति क्या है? दोनों अलग अलग चीज़ है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा, ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है? तो वाट नहीं है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, ठीक है। MPPCS में पूछा गया है, 2016 का प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान आपको भी रखना है। बाकी आप नहीं रखिएगा तो आखिर कौन रखेगा, ठीक है। आप ही तो हैं जिस पर इतने लोगों की उम्मीद टिका हुआ है और आप टिकाए हुए हैं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऊष्मा की इकाई समझ रहे हैं, अभी पूछ रहा है सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस, तो हमें लगता है कि ये ही होगा। बाकी दो ऑप्शन तो अभी लापता है, लेकिन चलिए आकर देखते हैं का आखिर का है। चलने के बाद ना पता चलेगा। एगो अर्घ है, एगो जूल है, तो ये तो अर्घ हो जाता है कार्य का मात्रक, जूल तो हो जाता है किसका? काजू, कार्य का मात्रक। ये दोनों कार्य का ही मात्रक है, ठीक है। ये दोनों कार्य का ही मात्रक है। सीखने वाली बात है, नहीं मिला है अभी। क्या नहीं मिला है? कार्य का मात्रक तो जूल मिल ही गया था, और नहीं मिला था, तो ये CGS मात्रक है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऊष्मा की इकाई कैलोरी में माप लेते हैं, जूल में भी माप लेते हैं, अर्ग में भी माप लेते हैं, लेकिन सेंटीग्रेड में ना मापते हैं बाबू, सेंटीग्रेड में नहीं मापते हैं, ठीक है। सेंटीग्रेड में क्या मापते हैं? ताप को मापते हैं। चलिए आगे आते हैं। वैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जल उबलना शुरू कर देता है, केमिस्ट्री के बात है। जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये भी सीखेंगे। चलिए, फिर से आइसक्रीम वाला आया, कहिए तो एक भेज देते हैं। जो आइसक्रीम चाहिए एकदम कमेंट कीजिए, एकदम आप होम डिलीवरी फ्री है, पहुँच जाएगा। चलिए, ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि तापमान की इकाई है, लेकिन हमें आपकी सेहत की बहुत ध्यान है, इसीलिए हम चाहेंगे कि आप आइसक्रीम अभी ना खाएं, बारिश का मौसम है, ठीक है। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि तापमान की इकाई है। कैलोरी, जूल एवं अर्घ ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में तापांतर के साथ हस्तांतरित किया जाता है तो हस्तांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। ये फिजिक्स की बातें हैं जो आपको नहीं जाननी है। आपको जानने वाली चीज़ इतना ही है कि ऊष्मा का इकाई सेंटीग्रेड नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आप समझदार हैं, अगर समझ गए होंगे तो हमें भी समझा दीजिएगा। 1 किलोमीटर का तात्पर्य क्या है? तो 1 किलोमीटर का तात्पर्य यही होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है। 2001 में पूछा गया था BPSC में। जैसे 1 मीटर में क्या होता है, थोड़ा सा चल जाते हैं पीछे, 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में क्या होता है?
1 किलोमीटर में क्या होता है? 100 मीटर होता है। 100 मीटर होता है? नहीं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। आप लोग बोलते नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻15। एकदम रट्टा मारा हुआ है और आप भी मार लीजिएगा, ठीक है। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, पिको पिको। और ये रहा बिल्कुल सही जवाब, होते होते गलत हो गया, ठीक है, घबरा गया। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको 4 नंबर पर आता है। 3 जो होगा 12, 10⁻12 होगा। इसीलिए ऐसे ही होता है कि एकदम फुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं, जाके गलती कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, धैर्य तो रखना ही पड़ेगा आपको, पीसीएस के स्टूडेंट जो ठहरे। तो इसका क्या होगा? 10⁻12 पिको, समझे? पिको 10⁻12 ग्राम के होगा। चलिए ये मापक है, देख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं तब तक आगे। ये है क्या? नैनो है। नैनो को याद रखिएगा, 1 नैनो ग्राम बराबर 10⁻9 ग्राम। एंगस्ट्रम 10⁻10 होता है। पिकोग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मिली, माइक्रो, नैनो, ठीक है, ऐसे चलता है। थोड़ा बता देते हैं, ऐसे आप लोग हमसे ज़्यादा ही होंगे जानते हैं। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। उसके आगे आता है फेमटो आता है। पिको, फेमटो। तो यहाँ पर 3 के पावर बढ़ता चला जाता है, वो भी माइनस में। 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, और ये हो जाता है। जगह मिल नहीं रहा है, तो जगह नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? जगह बनाएंगे, लेकिन लिखेंगे ज़रूर, ठीक है। 10 के पावर ये नैनो लिखना है तो 10 के पावर हम 9 लिखेंगे। अगर हम पिको लिख रहे हैं तो 10 के पावर लिखिए, लिखने से सब होगा, खाली बोलने से सब नहीं होता है, लिखने से भी होता है। 10⁻12 होगा। फेमटो का एक बार जो लिख दीजिएगा वो आपका, और नहीं लिखिएगा तो पूरा का पूरा मेरा। अगर आपको चाहिए तो पेन उठाइए और लिखिए, लिख डालिए क्या क्या सीखे हैं। लगा दीजिए आग पानी में, बाकी सब तो चलता रहेगा। चलिए, पास्कल इकाई है। किसका इकाई है भैया? दाबेंगे तो पचकेगा, याद रखिएगा, ये भूलिएगा मत। दाब की, ठीक है। जन्म जन्मांतर तक चलिए, दाब की इकाई क्या है? अब देखिए, दाब का इकाई क्या है? तो पहले दाब बराबर क्या होता है? दाब क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, समझे? अब देखिए हम चलाते हैं हल। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, पहले होगा क्षेत्रफल, नीचे क्षेत्रफल होगा, ऊपर से लगाएंगे हम बल। तो बल का मात्रक क्या पढ़े हैं? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसी को हम हिंदी में वर्ग मीटर बोलते हैं। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, समझे? याद रखने वाला चीज़ है, इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ दाब का इकाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। देखें हाँ कैसे कॉन्फिडेंस में गिरे थे धड़ाम से, तो इसीलिए सावधानी हटी, बाकी आप आगे समझ रहे हैं। मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर, ध्यान रखिएगा, वही चीज़ है, घुमा फिरा के बताया होगा। दाब का मात्रक है, वैसे बहुत अच्छा बताता है, बुक बहुत बढ़िया है। हम पढ़े और एकदम आनंद आ गया। सोचे कि चलिए आपके साथ पढ़ते हैं तो कैसा आनंद आता है। ये एक्सपेरिमेंट है, माई एक्सपेरिमेंट विद द घाटना चक्र। तुरुत समझे थे जी? नहीं है तुरुत, गांधी जी कर दिए। चलिए, दाब का मात्रक है, वही चीज़, पुरानी वाली बात, लेकिन इस बार न्यूटन नहीं है, इस बार कुछ और कमाल किया है। तो हमें तो चाहिए, हमें तलाश है किस चीज़ की? हमें तलाश है न्यूटन की, बट यहाँ न्यूटन नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। किस लिए, किस दिन काम आएगा? तो ऑप्शन ई हम लोग टिक लगाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए
अरे भैया रुक जाओ, रुको ज़रा, ये देखो ताप का वर्तमान प्रचलित इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है या फिर पास्कल, ध्यान रखिएगा। अच्छा, दाब का पचका देते थे और उसी पास्कल इक्वल टू होता है, एक चीज़ और ही सीखने को मिला। पो नहीं दिख रहा है, लग रहा है जापानी पो है, इसको इंडियन पो बनाते हैं। पास्कल बराबर होता है किसके, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो घबराइएगा मत, का बिल्कुल नहीं घबराइएगा। अगर दाब का मात्रक अगर पूछ रहा है, अगर पास्कल ऑप्शन में नहीं है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं है तो पास्कल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं टेंशन मत लीजिए, आराम से। आप टेंशन ले लीजिएगा तो फिर क्या होगा, आपको टेंशन हम लेने नहीं देंगे। चलिए, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है, बार है, नॉट है, जूल है, ओम है। जूल तो नहीं होगा, हम जानते हैं, ठीक है। नॉट भी नहीं होगा, ये भी जानते हैं। ओम भी नहीं होगा, ये भी जानते हैं। प्रतिरोध का होता है, ठीक है। कौन हुआ, देखिए जानते हैं तो जानने से यही तो फ़ायदा हुआ कि हमको राजा मिल गया जी, राजा। ऑप्शन ये सही। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, अपने गैया को नहीं, गड़िया को आगे बढ़ाते हैं। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है जो 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। पूछ देगा एक बराबर कितना, तो ध्यान रखिएगा 10 के पावर है। अरे भैया आप काहे ध्यान से भटक जाते हो, 10 के पावर नहीं होगा, 10 के पावर -5 न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। अच्छा, इसको पास्कल के रूप में भी व्यक्त कर देते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल, न्यूटन मीटर स्क्वायर मतलब क्या चीज़, पास्कल। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बोले चाहे पास्कल बोले, समझ रहे हैं ना, क्या समझ रहे हैं, जो भी हो आप समझ रहे हैं, बस आगे बढ़ते हैं। 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब के समतुल्य है। 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य है, उत्तराखंड पीसीएस 2002 में पूछा था, तो 1 बार के समतुल्य है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, चलिए ये कुछ साइंस वाली फैक्ट्स हैं जो हमको नहीं समझ में आता है, आपको अगर आपको आता है तो देख लीजिएगा, हमको भी बता दीजिएगा, ठीक है। हम भी आप ही की तरह हैं एगो नमूना। चलिए 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है, अदिश या सदिश, बाई चांस से कौन एग्ज़ाम जाता है जिसमें इससे प्रश्न न रहे, तो याद रखिएगा सदिश, वेग विस्थापन बल और त्वरण, ये सारा सदिश, वेग विस्थापन बल और त्वरण, ये सारा का सारा सदिश होता है। तो बच कौन गया, एक चीज़ याद कर लीजिएगा तो दूसरा तो आपकी जय जय हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी दाब सही हो जाएगा, समझे। ज़्यादा बतिया ले रहे हैं का देख लीजिएगा, अगर मतलब हो तो बता दीजिएगा। हम चाहते हैं कि बस आपका प्रेशर को थोड़ा सा हम संतुलित करें, नियंत्रित करें, बाकी आराम से मस्ती से पढ़ा जा सकता है, तो क्या जरूरी है ज़्यादा टेंशन लेने का। वहीं अदिश राशि या सदिश राशि बताया है, तो अदिश राशि में कौन कौन आ जाएगा देख लीजिएगा। ये जो आयतन है, नहीं मानिएगा आप, मान जाओ, आयतन है, दाब है, चाल है, दूरी है, ये सब क्या हो गया, अदिश राशि। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप भी कीजिए, ये याद रखने वाली चीज़ है, सबको याद करता है, आप ही बैठे हैं एगो, ठीक है। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, विद्युत विभव, तो यह एक अदिश राशि है कि यह एक सदिश राशि है, अदिश होगा। अच्छा, ये कथन में बताना है तो केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न तो 1 न तो 1, मतलब विद्युत विभव हमारे में आता है, हमारे लिस्ट में आता है सदिश का, हम खाली याद किए हैं, क्या याद किए हैं, वेग विस्थापन, बाकी आप समझ रहे हैं, बल,
त्वरण, ठीक है। मेरे सर थे ना 10th वाले, खाली पहला लेटर लिखते थे, बाकी भाग देते थे, कहते थे बाकी आप लोग समझ रहे हैं। उन्हीं का चेला है, थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है। चलिए, तो विद्युत विभव के संदर्भ में केवल एक ही सही है, मतलब ये वो अदिश राशि है। अच्छा, अदिश अदिश वाला ये कोई चीज़ कैसे हो सकता है, ये तो आप सोच ही सकते हैं। जब आप सोच सकते हैं तो फिर हमको सोचने की तो ज़रूरत नहीं है। ए भैया हटो ना, तुम तो बड़ी डेरामा कर देते हो, ना मानोगे, अरे ना मानोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तेल का एक बैरल निम्न में लगभग कितना होता है। अरे एक बार हम धरा गए थे, गलती मार के चल आए थे, हम 139 मार दिए थे। लेकिन तेल के एक बैरल में क्या होता है, 159 लीटर होता है। जब हम लीटर में बात करेंगे तो 159 लीटर होता है। यहाँ पर अलग अलग देश का अलग अलग चीज़ बताएगा कि देखिए भैया, अगर आप गैलन में बात करते हैं तो एक बैरल में, नहीं मानिएगा, एक बैरल में 42 यूएस गैलन होता है, ठीक है, यूएस गैलन होता है। और एक बैरल में 34.97, इसको रंगीन कर दे कि नहीं जी, चलिए रंगीन कर दिए, घबरा गया तो इसको हटा देते हैं, उसके बाद रंगीन कर देते हैं। ए क्या हो रहा है, क्या हो गया है तुम्हें। चलिए, एक बैरल यूके है, समझे, यूके, ध्यान रखिएगा। आई लीटर में है, यहाँ पर लीटर में है। चलिएगा मार्केट, गाड़ी आ गया। नहीं अभी पढ़िए आप, आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए, लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या है, चलिए बताइए। तो लंबाई का तो सबसे अधिकतम पता कर लिए थे, क्या चीज़, पारसेक। और पूछ दिया, ये दिक्कत है, जो याद करते हैं वो पूछता नहीं है, जो नहीं करते हैं वो वही पूछता है। ये सबसे बड़ा है तो छोटा कौन हो जाएगा, छोटकू मियाँ फर्मी मीटर होते हैं। कौन मीटर, फर्मी मीटर सही जवाब हो जाएगा। नैनो। अच्छा, तरंगदैर्ध्य को हम किस में मापते थे, तरंगदैर्ध्य को हम एंगस्ट्रम में मापते थे, ठीक है। फर्मी मीटर मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो 8 फेमटो, दूसरा कुछ, ठीक है। फर्मी मीटर यानी सबसे छोटा इकाई होता है लंबाई को मापने का, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टेंशन ना, फिजिक्स टेंशन लेने वाला चीज़ें नहीं, आज तक आप टेंशन में न जी रहे थे, अब नहीं जिएगा, जीने नहीं देंगे तुमको टेंशन में जी। चलिए मिलाते हैं इसको। कहा है, कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। आते हैं, चुनते हैं जी, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इनको, नहीं नीचे ही रहने देते हैं। आते हैं, कोई जाना पहचाना है जी, अभी तक तो कोई नहीं मिला है, ठीक है। रिएक्टर तो हम 8वीं क्लास में पढ़े थे, भूकंप में पता है इससे। दाब, वायुमंडलीय दाब बार में मापते हैं, ठीक है। क्यूसेक प्रवाह की दर, अब बाइट, कंप्यूटर में बाइट का यूज किया जाता है, समझे, कंप्यूटर में बाइट का यूज किया जाता है। अब मिला दीजिएगा, ए का, अगर आपको एक दुइयों को याद होगा तब वो सही हो जाएगा। डी का 1, चलिए आते हैं ध्यान से मिलाते हैं। डी का 1, डी का 1, अच्छा यहाँ लाफड़ा हो गया है। बी और सी ऑप्शन में कौन सा लाफड़ा हो गया है, बी और सी ऑप्शन में डी का 1 दे दिया है, तो अब दूसरा कुछ को ज़रूरी है। जैसे सी का क्या हो जाएगा, रिएक्टर दिया है, सी रिएक्टर दिया तो भूकंप की तीव्रता यानी 2 होगा, सी का 2। अच्छा अब देखिए, तो और ही लफड़ा कर दिया, दोनों में 2-2 है, मतलब चाह रहा है ये एकदम खखोर के पूछा है। देखिए यहाँ भी दोनों में 1 कर दिया, यहाँ भी दोनों में 2 कर दिया, मतलब यहाँ हमें 2 जानकारी से इस प्रश्न को हम बना नहीं सकते हैं, तो हम लगाएंगे तीसरा मेथड, ठीक है। हम लगाएंगे तीसरा मेथड। हमने किसका इस्तेमाल कर लिया है, बार का और रिएक्टर का। तो आपको होना चाहिए कि कम से कम बाइट आपको पता हो कि कंप्यूटर में यूज होता है, चाहे क्यूसेक पता हो कि प्रवाह की दर यूज होता है। अगर इस आधार पर हम चलेंगे तो क्यूसेक प्रवाह की दर यानी ए का 3, तो ये रहा ऑप्शन बी, ए का 3 में बी है, ऑप्शन बी में
3 है और इसमें नहीं है तो एकदम हटा देंगे, इसको काटिए देंगे। हमारा जो फाइनली आंसर होगा बी आंसर होगा, बी आंसर होगा। बड़ा मेहनत से निकला है, बी होगा। डुगडुगी पिटवा दीजिए, बहुत मेहनत से आंसर निकाले हैं लोग। चलिए, बाकी सब आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, जानते हैं। नहीं है तो बन जाइए, अब नहीं तो कब। क्यूसेक आप देखिए कितना अच्छा बात है ना, सीखने के लिए हम लोग तो हमेशा तैयार हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता। नहीं जी, जल की बहाव, जल की गहराई, जल की मात्रा, जल की बहाव को क्यूसेक में किस चीज़ को मापते हैं? तो जल की बहाव को। एक बार इत्मीनान से पढ़ लीजिए, दोबारा केवल झांकने की ज़रूरत रहेगा, ताकने का नहीं। निम्नलिखित में कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? हद कर दिया जी, हर बात नया नया चीज़ ला देता है। कोई बात नहीं है, नोट तो नहीं होगा, ये नोट नहीं होगा, ये मिला है मैक्सवेल नहीं मिला, पॉइज नहीं मिला, डॉप्सन नहीं हुआ था। इसका डॉप्सन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओजोन जो है ना, ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप बताइएगा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन का फॉर्मूला वैसे हम बता देते हैं, वो 3 होता है, आपको तो दिख नहीं रहा होगा, वो 3 होता है। ठीक है, ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरण को रोकती है, जिससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और भी बहुत सारी बीमारी है जिससे हम बच जाते हैं, अन्यथा पता ना क्या होता। अच्छा, ये फैलता कैसे कैसे है? तो CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है, CFC से क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे निकलता है? जो हम AC यूज करते हैं, जो रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, इन सारी चीज़ों में जो कुछ परफ्यूम होते हैं वो यूज करते हैं, तो इसमें से CFC निकलता है और वो क्या कर देता है? ओजोन को कमज़ोर बना देता है, एकदम दुबला पतला बना देता है, जिसके कारण अब जो सुरक्षा का अवस्था आप कमज़ोर हो रहा है और जिसके कारण पराबैंगनी किरण पहुंच रहा है और कैंसर की संभावना भी बढ़ रही है। ठीक है, तो ओजोन को किस में मापते हैं जी? डॉप्सन में मापते हैं। ठीक है, आपको बताना है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, नहीं पता है गूगल आइए, उसको गूगल से पूछिए, गूगल कहिए काम आएगा। चलिए, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई, ठीक है, एक डॉप्सन इकाई जो है 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है, ये भी ध्यान रखिएगा, 10 माइक्रोमीटर। ये अणु में दिया है, तो अगर थोड़ा ज़्यादा साइंटिस्ट अगर बनना चाहें तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए, 54 नंबर प्रश्न है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसमें किया जाता है? ओह भाग मेरे, आप मेरे द्वार पधारे। पृथ्वी की मोटाई मापेंगे, कहाँ करेंगे मोटाई माप के? हीरे की मोटाई? नहीं जी, ओजोन परत की मोटाई मापेंगे हैं। डॉप्सन का यूज हम ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए करेंगे दोस्तों, समझे मेरे भाइयों और भाइयों, समझिए। आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा। अच्छा, बधाई हो, अपने जो पहला चैप्टर है बड़ा ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। ठीक है, आप ऐसे ही सुनते रहें, कुछ सीखते रहें और अपने में इम्प्रूवमेंट लाइए, टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, आराम से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, अच्छा लगा हो तो बाकी आप समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद। कैसा लगा बताइएगा, हमारा एक छोटा सा प्रयास है।